तभी उसकी नज़र इज़ोर के हाथ पे पड़ती है जहाँ से खून बह रहा था। नीना को लगता है ये सब उसकी वजह से हुआ है, हालांकि इज़ोर ने उसे एक बार भी इस सब का रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया था। इज़ोर बताता है कि पैलेस में बहुत से लोग उससे खुश नहीं हैं। उन सब का सिर्फ एक ही मोटिव है कि उसे रास्ते से हटा दिया जाए। अब वो थक के बैठ जाता है और नीना से कहता है कि अगर तुम चाहो तो बहुत दूर भाग सकती हो। नीना हैरान होकर पूछती है, क्या तुम ये बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने पहले वो सब कहा था? फिर वो अपने ड्रेस का एक टुकड़ा फाड़ती है और इज़ोर के जख्मी बाजू पे बांधती है ताकि उसका खून आना तो बंद हो। फिर वो आयशा से पूछती है, क्या तुम्हें अब भी मेरी जरूरत है? तो इज़ोर फौरन जवाब देता है, हाँ। ये सुनकर नीना कहती है कि फिर मेरी पहले वाली बातों की फिक्र मत करो, मैं सिर्फ गुस्से में वो सब कह गई। और उदास होकर मजीद कहती है कि वैसे भी अब कोई नहीं बचा जो मुझे नीना कह के बुलाए। वो बार बार इज़ोर की वो बात याद कर रही थी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उन्हीं लफ्ज़ों की वजह से उसने उसे माफ़ कर दिया। फिर उसने इज़ोर की तरफ देख के कहा कि मैं तुम्हारे लिए मर भी सकती हूँ। यह सुनते ही इज़ोर की आंखें तो हैरत से फैल गईं। वो फौरन खड़ा हुआ और बोला, मैं जानता हूँ तुम एलिशा नहीं हो। फिर वो नीना को अपने करीब खींच के उसे हक कर लेता है। उसके आंखों में देखते हुए कहता है कि तुम मेरे लिए नीना ही रहोगी और जब हम अकेले होंगे तो मैं तुम्हें नीना कह के ही बुलाऊंगा। ये सुन के नीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसे अगर गॉड से एक प्रेयर मांगने का मौका मिलता तो वो सिर्फ यही मांगती कि इस दुनिया में कम से कम एक शख्स ऐसा हो जिससे उसकी ज़रूरत हो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि सिर्फ 1.5 महीने बाद उसे यहाँ से जाना होगा। ये सोच के उसका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। जिस दिन किसी ने दोबारा उसे नीना कह के पुकारा उसी दिन उसे पहली बार लगा कि शायद अब उसका भी कहीं ना कहीं एक घर है। उसकी कोई फैमिली नहीं थी लेकिन कम से कम एक शख्स था जिसने कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। एक दिन नीना और इज़ोर हॉर्स राइडिंग कर रहे थे। इज़ोर ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, नीना अपना माइंड कम इस्तेमाल किया करो, इस तरह चीज़ें तुम बहुत जल्दी सीख लोगी। नीना बाहर घूम के बहुत खुश होती है लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद इज़ोर उसका मजाक उड़ा रहा है। इज़ोर ने उसे याद दिलाया कि उसके लिए बाहर घूमना अभी भी खतरनाक है। नीना ने सोचा कि शायद वो चंद दिन पहले वाले उस अटैक की वजह से ऐसा कह रहा है। उसे रियलाइज हुआ कि उन पे अटैक करने वाले लोग शायद क्वीन के आदमी थे। शायद क्वीन को लगता था कि इज़ोर थ्रोन पे कब्जा करना चाहता है। कुछ देर बाद डीट्स वहाँ आया और घोड़े लेके वहाँ से चला गया। नीना ने इधर उधर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि आस पास कोई नहीं तो उसने आहिस्ता से इज़ोर की कमीज पकड़ ली और फिर बोली कि अब यहाँ कोई नहीं है, मुझे एक बार नीना कह के बुलाओ। इज़ोर थोड़ा सा हिचकिचाता है और कहता है कि नीना। ये सुनते ही नीना के चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अपना असल नाम सुन के उसके दिल को बहुत अजीब सा सुकून मिलता है। उसे रियलाइज होता है कि कुछ टाइम पहले तक वो इज़ोर से हेट करती थी लेकिन अब वो खुश थी कि एटलीस्ट एक शख्स ऐसा है जो जानता है कि वो हकीकत में कौन है। कुछ देर बाद नीना पैलेस की बाकी सभी मेड्स के पास मौजूद एक छोटी सी चीज़ देखती है। उन्होंने बताया कि ये हिफाजत के लिए बनाया जाने वाला एक चैंट है जो पैलेस की सभी औरतों में बहुत फेमस है। कहा जाता है कि इसे प्रेयर्स और विशेस के लिए बनाया गया है और ज्यादातर औरतें ये चैंट उस शख्स के लिए बनाती हैं जिससे वो मोहब्बत करती हों। ये सुनते ही नीना के माइंड में अचानक इज़ोर का ख्याल आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ख़ुद को समझाने लगती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इज़ोर सिर्फ एक ऐसा शख्स है जो मुझे मेरे असल नाम से बुलाता है, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वैसे भी कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। और यही बात उसे अंदर ही अंदर बहुत सैड भी कर रही थी। अगले दिन पैलेस की मेड्स उसे कहती हैं कि नीना का दिल बदलने के लिए उसे बाहर जाना चाहिए, इसलिए इज़ोर ने डिसाइड किया है कि वो उसे एक लंबी सैर पे ले जाएगा। नीना खुशी खुशी अपने घोड़े की तरफ भागती है। इधर इज़ोर ने जब अपने घोड़े की ज़ैन देखी तो फौरन समझ गया कि किसी ने उसमें छेड़छाड़ की है, लेकिन वो नीना को कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ बहाना बनाता है कि वो उसे अकेले घोड़े पे नहीं बिठाना चाहता, इसलिए दोनों एक ही घोड़े पे बैठ जाते हैं जो डीट्स का था। नीना इस अचानक सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इज़ोर कहता है, थोड़ा और मेरे करीब आ जाओ। ये सुन के नीना बहुत घबरा जाती है और सीधा अपना सर इज़ोर की चिन से टकरा देती है। रास्ते में वो दूर तक फैले बहुत खूबसूरत साइट्स को देख के हैरान रह जाती है। इसी दौरान उसकी नज़र एक रेड रूफ वाली बिल्डिंग पे पड़ती है। वो पूछती है कि ये कौन सी जगह है तो इज़ोर बताता है कि वो एक रॉयल पैलेस है, वहीं हमारे ग्रैंडफादर्स रहा करते थे, उन्होंने ही इस किंगडम को बनाया था। सादा लफ्ज़ों में उस वक्त के किंग से भी ज़्यादा अहम पर्सनैलिटी वो थे। फिर इज़ोर बताता है कि जब मैं 4 साल का था तो मेरे ग्रैंडफादर ने तकरीबन 10 साल तक मुझे हर चीज़ सिखाई। ये पहली बार था कि इज़ोर अपने बारे में इतनी डीप कन्वर्सेशन नीना से कर रहा था। नीना सोचती है कि शायद उसके ग्रैंडफादर उसके लिए बहुत स्पेशल है। फिर वो खुद सोचने लगती है कि आखिर इज़ोर उसके बारे में क्या सोचता होगा, जबकि उसके लिए तो इज़ोर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान बन चुका था। उस रात नीना डिसाइड करती है कि वो चुपके से इज़ोर के कमरे में जाएगी। वो दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अंदर से आवाज़ें सुन के रुक गई। डीट्स कह रहा था कि प्रिंस साहब के घोड़े की ज़ैन में वाकई छेड़छाड़ की गई है, अगर आप उस पर सवार होते तो आपकी जान जा सकती थी। वो मजीद कहता है कि हर गुजरते दिन के साथ खतरा बढ़ रहा है, हमें आपकी हिफाजत के लिए बहुत सारी सिक्योरिटी हायर करनी पड़ेगी, शायद किंग से भी मदद मांगनी
करनी पड़ेगी। लेकिन इज़ोर सुकून से जवाब देता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, मैं नहीं चाहता कि अभी ये सब किया जाए। अगर मेरे मरने से इस मुल्क का भला होता है तो मैं अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। शायद मेरी लक में यही लिखा है। ये सुन के नीना का दिल दर्द से भर जाता है और उसे ये किस्मत के सितारे वाली बातें हमेशा से नापसंद थी। वो गुस्से में दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है और इज़ोर को डांटते हुए कहती है, तुम इतनी आसानी से मरने की बात कैसे कर सकते हो? जिसके जवाब में इज़ोर बिल्कुल रिलैक्स रहता है और कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जान इतनी वैल्यूएबल नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। ये सुन के नीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से उस पर चिल्लाने लगती है। जब इज़ोर कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपना फर्ज पूरा करना है प्रिंसेस एलिशा, तो नीना ने गुस्से में वही चाट उसकी तरफ फेंक दिया और बोली, तुम्हें कहा था ना कि जब हम अकेले ना हो तो मुझे नीना मत कहना। ये कह के वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जाते जाते इज़ोर की नज़र उस चैट पे पड़ जाती है। इधर रॉयल पैलेस में नीना अभी भी इज़ोर की बातों पर गुस्सा किए बैठी थी। इतने में किंग वहाँ आ जाता है। वो नीना से उसका हाल चाल पूछता है। नीना सोचती है कि यही मौका है, शायद मैं उनसे इज़ोर के लिए मदद मांग सकती हूँ। किंग कहता है, मैंने सुना है स्टार फेस्टिवल वाले दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी, इसीलिए तुम जल्दी आराम करने चली गई थी। जाहिर है उसे उस रात होने वाले उस अटैक के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था ना। नीना को शक था कि ये सब क्वीन की ही साजिश है, लेकिन वो किंग को कुछ भी नहीं बता सकती थी। किंग बहुत नरमी से कहता है, अगर कभी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बगैर हिचकिचाए मेरे पास आ जाना मेरी बेटी। लेकिन नीना जानती थी कि वो उन पे अभी मुकम्मल ट्रस्ट नहीं कर सकती। फिर वो सोचने लगती है कि क्या इस किंगडम में कोई और है जो इज़ोर की हेल्प कर सके। अचानक उसे ख्याल आता है, उसे याद आता है कि पिछले किंग की रेजिडेंस बस थोड़े ही डिस्टेंस पे है। अगर वो घोड़े पे जाए तो तकरीबन आधे दिन में वहाँ पहुँच जाएगी। वो फौरन अपने घोड़े पे सवार होकर वहाँ के लिए निकल जाती है। रास्ते में अचानक वो घोड़े से गिर पड़ती है और जोर से ज़मीन पर लगती है। तब उसका घोड़ा खुद ही चल के उसके पास आता है तो नीना फौरन उस पर दोबारा से चढ़ बैठती है। अगरचे इज़ोर ने उसे किसी भी किस्म की हरकत ना करने को कहा था, लेकिन नीना अब अपनी ज़िंदगी में किसी और को खोना नहीं चाहती थी। पिछला किंग हैरान हो जाता है कि नीना बगैर किसी इतला के उससे मिलने आ गई है। नीना अपना इंट्रोडक्शन कराती है और हाथ जोड़ के कहती है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्रिंस इज़ोर को बचा लीजिए। फिर वो स्टार फेस्टिवल की रात पेश आने वाले उस सारे वाक़े के बारे में बताती है कि किस तरह उन पर अटैक किया गया। फिर वो अपने घोड़े की खराब की गई ज़ेन का भी जिक्र करती है। वो कहती है कि शायद अभी की क्वीन ने ये सब करवाया है क्योंकि उसे लगता है कि इज़ोर थ्रोन को छीनना चाहता है। ये सुन के पिछला किंग कहता है, मुझे पूरा यकीन है इज़ोर ने तुम्हें क्वीन के बारे में कुछ नहीं बताया होगा क्योंकि उसे इसी तरह ट्रेन किया गया था। फिर वो इज़ोर की तारीफ करते हुए कहता है, मैं उसे एक बात सिखाता था और वो 10 बातें खुद समझ जाता था। मैंने उसे इस मुल्क का सहारा बनने के लिए तैयार किया था। अगर वो आज खामोश बैठा है तो सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है कि यही इस वक्त सबसे अच्छा है। नीना रोते हुए कहती है, फिर भी प्लीज़ उसे बचा लीजिए। लेकिन इसके बजाय पिछला किंग कहता है, मेरे पास आओ। तब नीना आगे बढ़ती है, लेकिन वो एक स्पेशल निशान वाली टाइल को मिस कर देती है, जिससे पिछला किंग फौरन समझ जाता है और कहता है कि तुम एलिशा नहीं हो। फिर वो अपने सभी सोल्जर्स को ऑर्डर करता है, इस फेक प्रिंसेस को अरेस्ट कर लो। वो कहता है, जो लड़की ऑस्ट्रल विला में पली बड़ी हो वो कभी सितारों वाले इस हिंट को मिस नहीं कर सकती। इस धोखेबाज के कपड़े उतार के इसे अरेस्ट कर लिया जाए और इसे कैद कर दो। बाद में पिछला किंग बिस्तर पे लेटा हुआ होता है। वो पूछता है कि प्रिंसेस एलिशा कैसी है, क्या वो बहुत परेशान है। लेकिन सोल्जर्स बताते हैं कि वो तो अपनी कोठरी में आराम से गाना गा रही है क्योंकि उसके लिए ये जगह उसके पुराने घर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी। नीना ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे सबके साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, शायद इसी तरह बाकी लोगों को माफ़ कर दिया जाए। फिर वो खुशी खुशी अपनी उस जगह को साफ करना शुरू कर देती है। सोल्जर्स को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद पिछले किंग ने एक सोल्जर को भेजा ताकि वो नीना को डराए। सोल्जर कहता है, कल तुम्हें 100 जिपर्स मारे जाएंगे। ये सुन के नीना खुश होती है और कहती है, अच्छा है, कम से कम मेरा सर तो नहीं काटा जाएगा ना। अगले दिन पिछला किंग उसे देख के हैरान रह जाता है। उसे बताया गया था कि नीना तो रात भर सुकून से सोई रही है। नीना एक बार फिर से हाथ जोड़ के कहती है, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज प्रिंस इज़ोर को बचा लीजिए। फिर वो पिछले किंग से माफी भी मांगती है कि उसने उसे धोखा दिया और कहती है कि वो हर पनिशमेंट कबूल करने के लिए तैयार है। अगर किसी को कुर्बान करना ही है यानी सेक्रीफाइस करना है तो वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। फिर वो कहती है कि पैलेस की वो सभी मेड्स भी बहुत अच्छी हैं। प्रिंस और उसके साथियों ने मुझे एक ऐसी जगह दी जहाँ मुझे लगा कि मेरा भी कोई घर है। फिर वो कहती है कि जब लोग एक साथ रहते हैं तो वही उनकी फैमिली बन जाती है। पिछले किंग ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर आहिस्ता से कहा, मैं इज़ोर को नहीं बचा सकता। उसने अपने कमज़ोर पैरों की तरफ देखा और कहा, मेरे पाँव जवाब दे चुके हैं, मैं अब चल भी नहीं सकता। मेरे जिस्म में फैला हुआ पॉइजन आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल तक पहुँच जाएगा और फिर मेरी मौत हो जाएगी। वो मज़ीद कहता है, लेकिन एलिशा यानी तुम
तुम कुछ कर सकती हो। वो नीना को बताता है कि ऑस्ट्रल प्रीस्टिस की ये पोजीशन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो कहता है कि उसका ग्रैंडसन यानी अभी का किंग बहुत आसानी से एलिशा की शादी गलाडाटा से करने पे राजी हो गया था और असल मसला वहीं से शुरू हुआ। गलाडाटा को फोर्टुना पे अटैक करने का सिर्फ एक बहाना चाहिए था। हालांकि दोनों किंगडम्स के आपस के ताल्लुकात बज़ाहिर अच्छे थे, इसलिए उन्होंने फोर्टुना की प्रीस्टिस शहजादी का मुतालबा किया। अगर फोर्टुना इनकार कर देता तो वो दोस्ती खत्म होने का बहाना बना के वॉर शुरू कर सकते थे, और अगर शादी हो भी जाती तो बाद में कोई और बहाना बना के फिर भी अटैक कर देते। लेकिन पिछले किंग का मानना था कि एलिशा ही फोर्टुना की लक को बदल सकती है अगर उसमें हिम्मत हो और एक डिटर्मिनेशन हो। वो इज़ोर को भी बचा सकती है। उसी वक्त बाहर से इज़ोर की आवाज़ आती है। किसी ने दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने की कोशिश की थी। वो इज़ोर था। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके पूरे जिस्म पे पसीना ही पसीना था। अंदर आते ही वो कहता है, ये सब मेरा प्लान था। नीना बेकसूर है, जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। सब सोल्जर्स आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन किंग सबको रोक देता है और कहता है कि बस करो, बहुत हो गया, मैं पूरी बात समझ चुका हूँ। वो कहता है कि इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ उसके दो सबसे ट्रस्टेबल सोल्जर्स ही जानते हैं, इसके अलावा किसी को और कुछ मालूम नहीं होगा। फिर वो इज़ोर और नीना से कहता है, तुम दोनों आज रात यहीं आराम करो और कल वापस चले जाना। ये सुन के इज़ोर भी हैरान हो जाता है। पिछला किंग हल्के से स्माइल करता है और कहता है, काफ़ी अरसे बाद आज मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया है। ये सुन के इज़ोर भी हल्का सा स्माइल करता है। इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पिछले किंग्स ने डीड से कहा, ये फेक प्रिंसेस वाकई अजीब लड़की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही लड़की इज़ोर की ज़िंदगी बदलने वाली है। उसी शाम इज़ोर वेस्ट की तरफ डूबते सूरज को देखता है। उसे हमेशा से ये जगह बहुत पसंद थी। वो दिल ही दिल में सोचता है कि कम से कम नीना उसे एक चिट्ठी ही छोड़ जाती कि वो कहाँ जा रही है, तो उसे इतना ख्वार ना होना पड़ता। नीना उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारी ये गोल्डन आंखें बिल्कुल तुम्हारे ग्रैंडफादर जैसी हैं। फिर वो मजीद कहती है, अब मुझे समझ आया कि तुम किंग जैसे नहीं लगते, तुम तो अपने ग्रैंडफादर जैसे लगते हो। ये सुन के इज़ोर चुप हो जाता है। फिर वो पहली बार अपना सबसे बड़ा सीक्रेट नीना को बताता है। वो कहता है कि मैं रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी एक मरे हुए प्रिंस की जगह लाया गया था। ये सुन के नीना दंग रह जाती है। फिर इज़ोर अपनी पूरी कहानी सुनाता है। जब वो सिर्फ 4 साल का था तो असली प्रिंस बीमारी से मर गया। इसके बाद इज़ोर को उसकी जगह ला के प्रिंस बना दिया गया। इस सीक्रेट को सिर्फ अभी का किंग, पिछला किंग और चंद स्पेशल लोग ही जानते थे। हत्ता कि मौजूदा क्वीन को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। किंग के एक मिनिस्टर ने भी इस प्लान में उनकी मदद की थी। उन्होंने सोचा कि अगर चंद साल तक इज़ोर को इस सब से दूर रखा जाए तो बाद में कोई भी उसकी शक्ल बदलने पर शक नहीं करेगा। पिछले किंग ने उसे शाही विला में रखा। फिर उसने इज़ोर को ट्रेन भी किया। उसे बचपन से ही उसे यही सिखाया कि उसे अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस किंगडम के लिए रखनी है। उसकी अपनी कोई विश नहीं होनी चाहिए, उसे किसी चीज़ को हासिल नहीं करना चाहिए। 10 साल तक यही ट्रेनिंग उसकी तकदीर बन गई। इसलिए इज़ोर हर लिहाज से एक असल प्रिंस लगने लगा। फिर जब विलियम पैदा हुआ तो किंग ने इज़ोर को दूसरा प्रिंस बना दिया। उसका मकसद सिर्फ ये था कि वह फ्यूचर के किंग का मिनिस्टर बनकर किंगडम की खिदमत करे। इज़ोर कहता है, वो चाहते तो विलियम की पैदाइश के बाद मुझे फौरन मार सकते थे, मैं सिर्फ एक मोहरा था। फिर वो कुछ देर खामोश रहा और बोला, और सच कहूँ तो मैं भी दूसरों की तरह खुद को सिर्फ मोहरा ही समझता था। शुरू में तो तुम्हें भी। मैं सिर्फ एलिशा की जगह एक लड़की चाहता था ताकि वक्त आने पे उसे मार दिया जाए। असल प्लान ये था कि गलाडाटा पहुंचने के बाद सीक्रेट खुलने से पहले ही उस फेक प्रिंसेस को ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह गलाडाटा को अटैक करने का कोई बहाना नहीं मिलता। लेकिन फिर इज़ोर ने नीना की तरफ देखा और कहा, अब मैं तुम्हें मोहरा नहीं समझता। उस दिन के बाद से मैं यही सोच रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हारी इन आंसुओं भरी स्माइल को खोना नहीं चाहता। फिर वो आहिस्ता से कहता है, तुम जैसी लड़की इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये सुन के नीना फौरन कहती है, और मैं भी तुम्हें मरने नहीं दूंगी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम असली प्रिंस नहीं हो, तुम फिर भी इस किंगडम की खिदमत कर सकते हो। अगर तुम मर गए तो फिर कोई भी मुझे नीना कह के नहीं बुलाएगा। इज़ोर ने हल्के से कहा, डीड्स और पैलेस की सभी मेड्स भी तो तुम्हें नीना कह सकती हैं। लेकिन नीना ने फौरन सर हिला दिया और कहा, नहीं, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ तुम मुझे नीना कहो। अगर तुम नहीं कहोगे तो इस नाम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक प्रिंस नहीं हो, मेरे लिए बस तुम ही काफ़ी हो। ये सुन के इज़ोर खामोश हो जाता है। वो नीना की खूबसूरत ब्लू आइज़ को देखता रहता है। वो आंखें सुबह के आसमान की तरह साफ और चमकदार थीं। उन आंखों में ना कोई प्रिंस था, ना कोई पोजीशन,
सिर्फ इज़ोर था। इज़ोर ने पूरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं चाहा था। उसकी ज़िंदगी हमेशा खाली रही थी, लेकिन उस एक सेकंड में वो खुद को रोक न सका और झुक के नीना को किस कर लिया। अगले ही सेकंड उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कर दिया है। वो फ़ौरन पीछे हट गया। उसे अपने हाथ से नीना की आंखें ढांप दी और आहिस्ता से कहा, इसे सिर्फ एक ड्रीम समझो। फिर वो उसे गुड बाय करता है और वहाँ से चला जाता है। नीना अपने बिस्तर पर लेटी स्माइल करने लगती है। वो जानती थी कि ये ड्रीम नहीं था। अगली सुबह नीना हैरत से वो तमाम गिफ्ट्स देखती है जो गलाडाटा की तरफ से उसकी शादी के लिए भेजे गए थे। सबसे पहले उसकी नज़र उस वैल्यूएबल ज्वेलरी बॉक्स पे पड़ती है जो बहुत महंगी थी। फिर पैलेस की मेड्स ने एक खूबसूरत स्कार्फ उसके सर पे उड़ा दिया। वो सब खुश होकर बोली, आप तो बिल्कुल दुल्हन लग रही हैं। उसी वक्त इज़ोर वहाँ आ जाता है और कहता है कि इन गिफ्ट्स को हाथ भी मत लगाओ, हो सकता है हमें ये सब वापस करना पड़े। नीना ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो ब्लश करने लगी और उसे वो किस वाला सीन याद आ गया। फिर इज़ोर कहता है कि ये स्कार्फ तुम पे अच्छी नहीं लग रही। नीना फौरन घबरा के उस स्कार्फ को उतार देती है। तब इज़ोर एक खूबसूरत हेयर पिन उसके बालों में लगाता है और कहता है कि गलाडाटा के कपड़े मत पहना करो, ये हेयर पिन मैं तुम्हें उस चैन के बदले दे रहा हूँ जो तुमने मुझे दिया था। फिर वो स्माइल करके कहता है, वैसे ब्लू कलर तुम पे बहुत खूबसूरत लगता है। इस सुन के नीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो घबराहट में जल्दी जल्दी उसे थैंक्स करने लगती है। नीना के यह अंदाज देखकर और घबराहट देख के जोर हंस पड़ता है। फिर वो बताता है कि मैंने गलाडाटा में अपना एक मैसेंजर भेजा है, मैं तुम्हारी इस एंगेजमेंट को ख़त्म करने की बात करूंगा। इस सुन के नीना हैरान रह जाती है। इज़ोर चाहता था कि वो हमेशा हमेशा के लिए यही रहे। नीना के दिल में भी यही ख्वाहिश थी कि काश वो हमेशा इज़ोर के साथ रह सके। लेकिन फिर उसे एक बात याद आती है, अभी एक मसला बाकी है। उन्हें अभी तक ये मालूम नहीं हुआ था कि इज़ोर को मारने की कोशिश आखिर कौन कर रहा था। उसे पिछले किंग की बात भी याद आती है कि एलिशा ही इस किंगडम को बचा सकती है, लेकिन वो अब तक ये नहीं समझ पाई थी कि इस बात का असल मतलब क्या था। अब क्या इज़ोर एलिशा की इस एंगेजमेंट को ख़त्म करा पाएगा या गलाडाटा उन पे अटैक कर देगा, और क्या वो इज़ोर के खिलाफ की गई उस साजिश को बेनकाब कर सकेंगे या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा।